हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। इस टॉपिक में हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन डिसीजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हेल्थ की डेफिनेशन अगर हम करने जाते हैं तो हेल्थ सिर्फ हम फिजिकली फिट है इससे नहीं होती डेफिनेशन। तो डेफिनेशन करने के लिए हमें तीनों फैक्टर देखने होंगे। वो ये होते हैं, एक तो फिजिकली स्ट्रांग होना, फिजिकली फिट होना, दूसरा मेंटली फिट होना, मेंटली स्ट्रांग होना, और तीसरा सोशली भी फिट एंड स्ट्रांग होना। तब जाके हम हेल्थ की डेफिनेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन करने जाते हैं तो हेल्थ की डेफिनेशन ये होंगी, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल and social well-being. Social well-being, a state of complete physical, mental and social well-being is known as the health. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि फिजिकली फिट रहना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी मेंटली सोशली रहना है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा है, हम हेल्थी है या हमारा साउंड हेल्थ है। इस तरह के वर्ड इस्तेमाल हम कर सकते हैं कब, जब हम तीनों फैक्टर में इंक्लूड हो रहे हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो डेफिनेशन क्या हो गई, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकली हमें कुछ ना कुछ होता है, जैसे देखिए अभी कोरोना चल रहा है तो हम फिजिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें डिसीज हो रहा है फिजिकली, जिसकी वजह से कई सिम्टम्स दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम मेंटली भी इल हो रहे हैं। कैसे? हम कोरोना के नाम से डर जाते हैं, हमारे दिल में एक तरह से डर पैदा हो जाता है, तो मेंटली अपने आप को इस सिचुएशन में ला लेते हैं कि हमें कोरोना हो गया और हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। और यही मेंटल कंडीशन की वजह से हम सो नहीं पाते हैं, हम सोचते रहते हैं, हमें सर दर्द होना चालू हो जाता है, हमें कई तरह के फिर डिसीज उसी की वजह से हो जाते हैं। तो बच्चों मेंटली अगर हमें कुछ हुआ है तो फिजिकली उसका इफेक्ट होता है, अगर सोशली हमें कुछ हुआ है तो सोशली का इफेक्ट मेंटली पे और मेंटल का इफेक्ट फिजिकल पे इस तरह से होता है। तो सिर्फ ये फैक्टर इस तरह से मूव नहीं करता, तो ये फैक्टर इस तरह से मूव करता है। अगर सोशल एनवायरनमेंट, आजू बाजू का एनवायरनमेंट, सोशल फैक्टर अच्छा नहीं है हमारा, तो हम उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब हो गए तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, तो आ गया सोशल से हम कहाँ पे आ गए, मेंटल पे। अब मेंटल कंडीशन हमारे एबनॉर्मल हो गई तो इसका किसी न किसी बॉडी पार्ट पे, ऑर्गन पे इफेक्ट हो रहा है और हमारा बॉडी पार्ट, ऑर्गन डिफेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया फिजिकल। तो हेल्थ की डेफिनेशन अगर हम करने जाते तो तीनों फैक्टर तो आ रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को डिसीज कंडीशन में मूव करने की बात करते हैं तो हमें इस तरह से जाना होगा, सोशल, मेंटल और फिजिकल। हम फिजिकल, मेंटल, सोशल भी आ सकते हैं। वो ऐसे, अगर हम फिजिकली डिस्टर्ब है तो हम अपने आप को उस कंडीशन के हिसाब से डिस्टर्ब कर लेते हैं, मेंटली सोचने लग जाते हैं कि मुझे क्या हो गया, मुझे कोरोना तो नहीं हुआ, कहीं मैं कोरोना से मर तो नहीं जाऊंगा। इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारे आजू बाजू के लोग, आजू बाजू का परिसर इसी वजह से डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है और हम सोशल के भी क्या कर लेते हैं, डिस्टर्ब। जैसे भी कोरोना सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही बता रहा है कि हम अगर बीमार पड़ रहे हैं तो हम मेंटली डिस्टर्ब तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ रहने वाले आजू बाजू के लोग, हमारा परिसर उससे अफेक्ट हो रहा है और वो लोग भी क्या हो रहे हैं, डिसीज कंडीशन में आ रहे हैं। तो ये हो गए, इस तरह से जाओ तो भी डिसीज प्रोड्यूस होता है, इस तरह से जाओ तो भी डिसीज प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अब अगर हम ये देखने जाते हैं कि हमारे बॉडी में इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो रहा है जो पैथोजेनिक है, हार्मफुल है, कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं और हमें इफेक्ट करके डिसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में इस तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने का
डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं और हमारे बॉडी को इनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं इम्यूनिटी, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स द रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी, अगर हम ऐसा भी बोले तो चलता है, अगेंस्ट एनी डिसीजेस। रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी टुवर्ड्स एनी इन्फेक्शन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। इम्यूनिटी मतलब क्या हो जाता है कि एक तरह से हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है या हमारे बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमें इस तरह के डिसीज से, इन्फेक्शन से बचाता है या रेजिस्ट करता है, दैट नोन एज द इम्यूनिटी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। स्टडी ऑफ immunity, immune response and immune system। इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन अगर हम करने जाते हैं तो इम्यूनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स इज नोन एज द इम्यूनोलॉजी। Immunology is defined as it is the branch of science in which study of immunity, immune response and immune system is known as the immunology। तो immunology या immunity ऐसा होता है जिसमें हमारी बॉडी कई तरह के डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती है, उनसे हमें रेजिस्ट करती है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म से हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, दैट नोन एज द इम्यूनिटी। तो हम अभी देखते हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो चलो अब हम देखते हैं इम्यूनिटी के बारे में। हो गई इम्यूनिटी की डेफिनेशन, और इम्यूनिटी में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से इम्यूनिटी हमारे बॉडी में फॉर्म होती है और वो हमें कई तरह के रोग, डिसीज से या इन्फेक्शन से बचाती है। अब ये इम्यूनिटी हमें बॉडी में बाय बर्थ भी आ सकती है, फ्रॉम बर्थ भी आ सकती है, या फिर हम कई तरह की इम्यूनिटी अपने बॉडी में प्रोड्यूस भी कर सकते हैं आर्टिफिशियली। इस तरह की इम्यूनिटी अगर हम अपने बॉडी में बना लेते हैं तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी कई तरह के डिसीज प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स के हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये इम्यूनिटी का वर्ड जो पहली बार बताया था वो साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड पिनर। एडवर्ड पिनर, the scientist from England, first time introduced the word immunity। first time introduced the word immunity। इन्होंने पहली बार इम्यूनिटी वर्ड बताया, इम्यूनिटी से लोगों को बारे में बताया कि इम्यूनिटी क्या होती है, किस तरह की होती है, इस बारे में पहली बार जानकारी देने वाले साइंटिस्ट है एडवर्ड पिनर, जो इंग्लैंड से थे। उन्होंने इम्यूनिटी के बारे में लोगों को जानकारी दी। इन्होंने उस समय स्मॉल पॉक्स नाम का जो डिसीज ज़्यादा फैला था, डिसीज स्मॉल पॉक्स का जो डिसीज था वो वायरल डिसीज़ था, वायरस से होने वाला डिसीज़ था। जैसे हमारे अभी कोरोना वायरस से होने वाला डिसीज़ है, उसकी वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है। तो उस समय भी स्मॉल पॉक्स ऐसे ही कोरोना वायरस की तरफ बहुत फैल गया था और उसकी वजह से कई पेशेंट को उसका इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ था। तो उस समय ये स्मॉल पॉक्स के लिए इस साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई, काउ पॉक्स वैक्सीन। और इसी वैक्सीन के जरिए इस साइंटिस्ट ने लोगों को इम्यूनिटी वर्ड के बारे में या इम्यूनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उस समय काउ पॉक्स बहुत फैल गया था, ये वायरल इन्फेक्शन डिसीज़ है और इसको ट्रीट करने के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई, काउ पॉक्स वैक्सीन, और इसके इस्तेमाल से कई पेशेंट को उन्होंने ट्रीट किए। तो उसी समय उन्होंने इम्यूनिटी वर्ड बताया। तो हम देखते हैं अभी इम्यूनिटी के बारे में। तो पहला देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी।
क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी में हम देखते हैं देयर इज द टू टाइप्स, वन इज इनेट immunity, another is the acquired immunity. There is the two types of immunity, innate immunity and acquired immunity. उसके बाद acquired immunity के भी दो टाइप होते हैं। acquired immunity के भी दो टाइप होते हैं, एक है एक्टिव इम्यूनिटी एंड अनदर इज द पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप है और पैसिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप है। एक्टिव का पहला टाइप है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की भी दो टाइप है, उसमें भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो टाइप है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जो नेचुरली हमारे बॉडी में आती है उसे हम कहेंगे इनेट इम्यूनिटी। नेचुरली हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी फॉर्म हो रही है, आ रही है, उसे हम कह सकते हैं इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मीनिंग ये होता है कि हमारे लाइफ साइकिल के वक्त या लाइफ स्पान के वक्त या ड्यूरिंग लाइफ हम अपने बॉडी के लिए इसे एक्वायर कर रहे हैं या ले रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं, तो वो हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरली हमारे बॉडी में आना वो हो गया इनेट, हम अपने बॉडी में एक्वायर कर रहे हैं वो हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें भी दो है, एक्टिव और पैसिव, और इसके भी दो टाइप है, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये हो गए उसके क्लासिफिकेशन। तो हम अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं हमारा। तो पहला पॉइंट है हमारा, वो है इनेट इम्यूनिटी। Innate immunity, this immunity naturally found in our body, जो नेचुरली हमारे बॉडी में पाई जाती है फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही। और इस तरह की इम्यूनिटी का काम होता है कि कई ऐसे पार्ट में, ऑर्गन में एक तरह से बैरियर फॉर्म करे, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी किसी फॉरेन मटेरियल से प्रोटेक्ट कर सके और इंजरी से बचा सके। ये ऐसे सरफेस, ऐसे पार्ट, ऐसे ऑर्गन होते हैं जहाँ पे ये इम्यूनिटी नेचुरली प्रोड्यूस करके रहती है और पहले से वहाँ पे इस तरह से अपने आप को मैनेज करती है कि उस पार्ट में किसी तरह का कोई ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो उनको किल कर सके। तो ये हो गई इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी नेचुरली एक तो हमें मदर से मिलती है, एक वो भी हो सकता है, या फिर हमारे बॉडी सिस्टम्स में वो जन्म से ही अपने आप को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर पैथोजेनिक हार्मफुल माइक्रोब्स के अपोज में काम नहीं करती, वो सभी तरह के फॉरेन मटेरियल माइक्रोब्स के ऊपर काम करती है। सभी को वो एज ए डिटेक्ट एंटीजन करती है और उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो ये हमारे बॉडी में ऐसे कई बैरियर्स प्रोड्यूस करती है, जिस बैरियर्स के द्वारा कई माइक्रोब्स बॉडी में आने की कोशिश करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो हम देखते हैं पहला बैरियर्स। तो बैरियर्स में हम पहले देखते हैं नंबर पे, वो है एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस, एपिथेलियल सरफेस में ये ऐसा सरफेस होता है जो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ हमारा सरफेस होता है। अगर
एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो ये हो सकता है स्किन, ये हो सकता है स्किन। चलो हम स्किन को कंसिडर करके चलते हैं कि हमारे बॉडी का एपिथेलियल सरफेस स्किन है और जो इनेट इम्यूनिटी के द्वारा बना हुआ एक प्रोटेक्टिव पार्ट है। अब ये किस तरह से काम करता है, तो ये हमने पहला एग्जांपल दिया स्किन, तो स्किन के अपर सरफेस पे कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आके स्टिक हो जाते हैं। अब ये इस तरह के वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई हमारे स्किन के ऊपर आ जाते हैं तो स्किन का काम होता है एक तरह से ऐसा सिक्रेशन सिक्रेट करना जिसकी वजह से उनको डिस्ट्रॉय कर सके। जैसा हो गया स्वेट, सेबेशियस, वैक्स, ऑयल, इस तरह से। तो ये जो होता है स्वेट, इसमें साल्टी नेचर ज़्यादा होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है और इसके इस साल्टी नेचर की वजह से ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन के ऊपर आते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि साल्ट एक ऐसा प्रोटेक्शन का काम करता है और माइक्रो के सरफेस आउटर मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो साल्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है जो स्टरलाइजेशन का काम कर सकता है। तो स्किन के सरफेस पे स्वेट का सिक्रेशन होना जिसकी वजह से इन माइक्रोन को रिमूव किया जाता है। सेबेशियस वैक्स को सिक्रेशन करना जिसकी वजह से स्किन के ऊपर एक तरह से कोटिंग फॉर्म हो जाती है और इस तरह के बैक्टीरिया, वायरस स्किन के ऊपर स्टिक होके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद ऑयल, इस तरह से एक ऑयल सीक्रेट होना जिसकी वजह से स्किन स्मूथ रहती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर आ जाते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये एक पार्ट हो गया। सेकंड अगर हम देखते हैं तो इनर म्यूकस लेयर, इनर म्यूकस लेयर अगर हम देखने जाए तो नोज है, थोरैक्स है, थ्रोट है, ये या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, माउथ ट्रैक है, इस तरह के लेयर में इनर साइड में एक म्यूकस लेयर प्रोड्यूस होती है। इस म्यूकस लेयर का काम होता है एक तरह से म्यूकस सिक्रेट करना। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करते हैं रेस्पिरेशन के वक्त या फूड खाते वक्त, तो वो म्यूकस सिक्रेशन एक तरह का म्यूकस सिक्रेट करता है जिसमें इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टिक करके मिक्स करके बाहर रिमूव करने की कोशिश की जाती है, उन्हें इनसाइड जाने नहीं दिया जाता। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इस तरह के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं तो सबसे पहले तो नोज में इनर लेयर पे एक म्यूकस सिक्रेट होता है जो उनको स्टिक कर लेता है हेयर फॉलिकल पे, और अगर और अंदर चले गए तो वहाँ पे एक तरह का कप प्रोड्यूस करते हैं और कप में उनको मिक्स करके रिमूव करने की कोशिश की जाती है। तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कफ और म्यूकस। तो ये दो ऐसे सिक्रेशन है जो इस लेयर में सीक्रेट होते हैं और हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये हो गए हमारे एपिथेलियल सरफेस जिसमें इस तरह का प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है वो है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस मतलब हमारे ब्लड में ऐसे कई सेल्स होते हैं जैसे साइटोकाइनिन्स। ये साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, इंटरफेरॉन नाम का सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। हमारे ब्लड में कई तरह के ऐसे सेल्स या एंजाइम्स होते हैं जो एक तरह से सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, जैसे इंटरफेरॉन नाम का सब्सटेंस सीक्रेट होता है। और ये सब्सटेंस जब हमारे ब्लड में रहता है तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आते हैं तो ये उसके ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, और अगर इस करते वक्त वो और हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल होते हैं उनको भी स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस हमारे ब्लड में रहते हैं। एग्जांपल इंटरफेरॉन, ये एंटी माइक्रोबियल का काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का और डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है वो है सेलुलर फैक्टर्स। सेलुलर फैक्टर्स में कई तरह के ऐसे फैक्टर्स या सेल होते हैं
जो फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। फैगोसाइटोसिस करते वक्त वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस के ऊपर एक तरह से कोटिंग बनाए जैसे फॉर्म कर लेते हैं और उसको फिर इंगल्फ या डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये सेलुलर फैक्टर ब्लड में या सेल में आराम से मूव करते रहते हैं और जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे आता है वो उसको फैगोसाइटोसिस या डिस्ट्रॉय करके किल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। और चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा, वो है फीवर। जब कभी हमारे बॉडी में इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और आने के बाद हमारे बॉडी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तब हमारी बॉडी क्या करती है? खुद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है। बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी वजह से उस हाई टेम्परेचर में वो उस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रह नहीं पाते, स्टेबल नहीं रह पाते या सर्वाइव नहीं कर पाते और वो डिस्ट्रॉय किल हो जाते हैं। तो दिस इज द अनदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म विच प्रोड्यूस बाय बॉडी टू डिस्ट्रॉय वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप देखते होंगे ठंड के सीजन में, ठंड के दिनों में उतना बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं हो पाते। या फिर ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ जाए समर में, तो इस समय भी वो क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका ग्रोथ का रेट होता है अबाउट 20 to 37 डिग्री सेल्सियस। इसी रेंज में वो ग्रोथ होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं। अगर 20 के नीचे टेम्परेचर जा रहा है तो बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ नहीं होंगे, 37 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो ग्रोथ नहीं होंगे। तो यही मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, और इस तरह के बैक्टीरिया वायरस जो सर्वाइव नहीं कर पाते उनको किल कर देती है और उनसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये हो गया फीवर, अनदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। उसके बाद देखते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स। हमारे बॉडी में, हमारे सेल में ऐसे कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो डिफेंस का या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करते हैं। अगर कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो वो प्रोटीन्स उनको आइडेंटिफाई करके उन पे अटैक करते हैं, उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करके बॉडी के बाहर निकाल देते। इसके साथ साथ अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन अगर आ जाता है तो ये प्रोटीन अपने आप को स्टिमुलेट करके इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और इस तरह के इन्फेक्शन को बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे 5 ऐसे बैरियर्स है जो इनेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जिनके द्वारा हमारे बॉडी में आने वाले हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। और इसके लिए इनेट इम्यूनिटी इस तरह के बैरियर्स को स्टिमुलेट एक्टिवेट करते हैं हमारे बॉडी में। पहला बैरियर हो गया एपिथेलियल सरफेस। इस सरफेस पे वो इस तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोड्यूस करती है। दूसरा बैरियर हो गया कि ऐसे सब्सटेंस ब्लड में सीक्रेट करना जिसकी वजह से ब्लड में आने वाले इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाए। ऐसे कोई सेलुलर फैक्टर प्रोड्यूस करना जिसके जो डायरेक्टली क्या करेंगे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देना जिसमें इस तरह के बैक्टीरिया वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ऐसे कई प्रोटीन स्टिमुलेट करना जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएंगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर लेंगे और बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired immunity is the specific immunity in which we acquire various kind of immunity in the body or administer ready-made antibody in the body or produce antibody in the body for protect against microbial infection। मतलब ये इस तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हमारे लाइफ साइकिल के वक्त हम स्पेसिफाई इम्यूनिटी अपने बॉडी में एक्वायर कर लेते हैं। एक तो बॉडी में ही इम्यूनिटी पैदा कर लेंगे या फिर आर्टिफिशियली बाहर से कोई इम्यूनिटी बॉडी में ले लेंगे। इस तरह की इम्यूनिटी हम बॉडी में लेते हैं, स्वीकार करते हैं, बढ़ाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कई तरह के रोल प्ले कर सकती है।
तो चलो हम देखते हैं पहले वन बाय वन। हमारा टाइप 1 वो है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में दो टाइप होते हैं, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी में ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए या बॉडी में हम किसी तरह का एंटीजन डाल दें जिसकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेंगी उसके अपोज में, और ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में हमेशा के लिए रह जाएंगी, एक्टिव रहेंगी, तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब अगर हमारे बॉडी में पहले तो इम्यूनिटी नहीं थी लेकिन बाद में किसी कारणवश इम्यूनिटी फॉर्म हो गई है या हमने हमारे बॉडी में फॉर्म कर ली है किसी एंटीजन को एडमिट करने के बाद, और वो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में हमेशा के लिए है, बन के रह चुकी है, तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, हमेशा के लिए एक्टिव फॉर्म में बॉडी में है। अब कैसे? तो पहला पॉइंट है नेचुरल। नेचुरल इम्यूनिटी में, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में ये होता है कि अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो इस तरह का इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में होता है तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्टेड मटेरियल को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करती है एज ए एंटीजन, और उसको एंटीजन कंसीडर करके उसके अपोज में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और उसके साथ फाइट करती है। जब हमारी बॉडी इस तरह के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसके साथ फाइट करती रहती है तो वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन ये एंटीबॉडी जब बनाती है बॉडी, हमारी बॉडी इस तरह की एंटीबॉडी बनाती है तो उसका एक मेमोरी रिकॉर्ड हमारे पास में स्टोर रहता है, और जिसकी वजह से एक स्टिमुलेशन होते रहता है एंटीबॉडी का। अगर अगेन सेकंड टाइम ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में दोबारा एंटर करता है तो ये एंटीबॉडी उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर अटैक कर देती है, और मेमोरी जो हम स्टोर होती है पहले से वो भी क्या करती है, स्टिमुलेशन हो जा करके कई तरह के सेम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उसके अपोज में। तो ये क्या हो गया, पहले से हमारे बॉडी में उसका रिकॉल करने वाली एंटीबॉडी बनकर तैयार है। अब जब कभी आएगा तो उसको एंटी करते बराबर ही बॉडी डिस्ट्रॉय कर देंगी, फाइट करके निकाल देंगे, उसको ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने नहीं देंगी क्योंकि पहले से उसके अपोज में एंटीबॉडी बॉडी में तैयार है। तो वो हो गई नेचुरल। हमें इन्फेक्शन हो गया, हमें सर्दी हो गई और हमारे बॉडी ने उस सर्दी प्रोड्यूस करने वाले वायरस के अपोज में एंटीबॉडी तैयार कर ली, उसको डिस्ट्रॉय कर ली। ये पहली बार हो गया। दूसरी बार दोबारा वो आ रहा है तो जैसे ही वो एंटर कर रहा है ये एंटीबॉडी उसके ऊपर अटैक कर देती, क्योंकि एंटीबॉडी उसको आइडेंटिफाई कर लेती ये कौन है और उसको डिस्ट्रॉय कर लेती, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने नहीं देती, और ये हो गई नेचुरल। अब आर्टिफिशियल में ये होता है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो और होने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाले मटेरियल की स्मॉल क्वांटिटी या डेड वायरस हमारे बॉडी में एज ए एंटीजन हम एंटर कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी उसके अपोज में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेती है। अब ये एंटीजन तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है और एंटीबॉडी उसके अपोज में फॉर्म हो चुकी रहती है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब हमारे बॉडी में उस एंटीजन के अपोज में एंटीबॉडी बन चुकी है, जो एंटीजन हमने एज ए डेड वायरस कल्चर बॉडी में डाल दिया है इन अ फॉर्म ऑफ वैक्सीन, इन अ फॉर्म ऑफ वैक्सीन, ठीक है। एग्जाम्पल पोलियो, एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन, इन द फॉर्म ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन क्या है, पोलियो वायरस का डेड वायरस कल्चर है। पोलियो वैक्सीन क्या है, पोलियो वायरस का डेड वायरस कल्चर है। स्मॉल क्वांटिटी में हम बॉडी में डालते हैं तो बॉडी उसे एंटीजन कंसिडर करके उसके अपोज में एंटीबॉडी फॉर्म करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर लेती है। अब ये एंटीबॉडी फॉर्म हो गई, उसका मेमोरी रिकॉर्ड भी बन गया। अब दोबारा कहीं पोलियो वायरस एंटर जैसे ही करेगा ये एंटीबॉडी उसको किल कर लेंगी और इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं करने देंगी और ये हमारे बॉडी में एक्टिव फॉर्म में लॉन्ग टर्म तक रहेंगी। तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियली एंटीबॉडी हमने बॉडी में तैयार कर लिए और ये नेचुरली हो गया। हमें पता ही नहीं था इन्फेक्शन हुआ लेकिन बॉडी ने एंटीबॉडी फॉर्म कर ली नेचुरली। और हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ के एंटीजन ले रहे हैं
ताकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सके। तो ये हो गया आर्टिफिशियली। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है पैसिव। पैसिव में भी दो टाइप है, नंबर 1 नेचुरल और नंबर 2 आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी में कोई एंटीबॉडी हम ले रहे बाहर से किसी पीरियड के लिए, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 साल, इस ऐसे पीरियड के लिए हम अपने बॉडी में एंटीबॉडी ले रहे हैं वो, और उसको एंटीबॉडी से हम अपने बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रीट कर रहे, बचा रहे। तो ये हो गई पैसिव। शॉर्ट पीरियड के लिए एंटीबॉडी बॉडी में एंटर करना और इस तरह के इन्फेक्शन से अपने बॉडी को बचाना। अब इसमें भी दो टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे बॉडी में आती है तो हमें मदर से मिलती है। जो बेबी बर्थ लेता है तो उसके बॉडी में मदर थ्रू रेडीमेड एंटीबॉडी आती है, जो कम से कम 3 महीने तक उस इन्फेंट बेबी के बॉडी में रहती है। जो इन्फेंट प्रोड्यूस होता है उसके बॉडी में 3 महीने तक मदर से एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी आ जाती है। एक तो बाय प्लासेंटा या फिर बाय लैक्टेटिंग मिल्क, इसके द्वारा वो आ जाती है। ठीक है, वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जो येलोविश कलर का मिल्क होता है, जो स्टार्टिंग में सीक्रेट होता है मदर में से, वो ही है इम्यूनोग्लोबुलिन ई कंटेनिंग एंटीबॉडी, जो नेचुरली लैक्टेशन के वक्त बेबी के बॉडी में आ जाता है या फिर प्लासेंटा द्वारा आ जाता है। ये 3 महीने तक बेबी के बॉडी में रहती है नेचुरल एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी जो मदर से उसको मिली है, और ये क्या करती है 3 महीने तक उस बेबी को प्रोटेक्ट करती है वेरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल। अब आर्टिफिशियल में हम देख रहे हैं कि हम रेडीमेड एंटीबॉडी हम ले रहे हैं, बाहर से अपने बॉडी में ले रहे हैं। जैसे सीरम हो गया, सीरम एंटीबॉडी, एग्जाम्पल सीरम एंटीबॉडी। ये सीरम एंटीबॉडी ये हॉर्स के ऊपर तैयार की हुई रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। वो ऐसे तैयार करते हैं कि हॉर्स की बॉडी में इन्फेक्टेड माइक्रोऑर्गेनिज्म डाल देते हैं, जिसके अपोज में हॉर्स की बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, और उस एरिया में जो इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया में एंटीबॉडी जमा हो जाती है उस एंटीजन को किल करने के लिए। तो वो हॉर्स की बॉडी में से वो एंटीबॉडी कलेक्ट की जाती है, उसका सीरम बनाया जाता है, और वो सीरम ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है। मतलब हमने क्या किए, रेडीमेड एंटीबॉडी डाले। ये रेडीमेड एंटीबॉडी ह्यूमन बॉडी में जाती है और जिस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है उसी की एंटीबॉडी होती है और उसी इन्फेक्शन को ट्रीट कर लेती है। अगर स्मॉल पॉक्स है तो स्मॉल पॉक्स की एंटीबॉडी रेडीमेड डाल दिए तो स्मॉल पॉक्स को ही किल करेंगी, और जब तक स्मॉल पॉक्स है तब तक वो रहेंगी। और स्मॉल पॉक्स किल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नील हो गया, तो एंटीबॉडी भी नील हो जाएंगी। तो ये हो सकता है 1 महीना रहे, हो सकता है 2 महीना रहे, हो सकता है 3 महीना रहे। तो शॉर्ट पीरियड तक हम रेडीमेड एंटीबॉडी ले रहे अपने बॉडी में, वो हो गया पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। और यहाँ पे अपना ये पॉइंट खत्म हो गया, हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।